जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों वो है हमारा भाषा बोली उपबोली। उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं हमने मैक्सिमम पर्सनों को देख लिए हैं। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, एक बिहारी हिंदी होती है हमारी, जो बेसिक पर्सन यहाँ से बनेगा, ठीक है। बिहारी हिंदी जितने तरह के प्रश्न बनते हैं वो सारे ही हम आपके सामने रखते हैं। तो बंगला जो है वो बिहारी हिंदी से संबंधित है। इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे असमिया है, बंगला असमिया, इसका भी विकास बिहारी हिंदी से हुआ। और तीसरा जो है उड़िया, जो उड़ीसा में बोली जाती है, इसका भी विकास बिहारी हिंदी से हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे बिहार के आसपास हैं। और स्वाभाविक बात है, बाद में ये राज्य बने, पहले जो बड़ा भूभाग था उसी के अंतर्गत ये हम चीजें प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में जो बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में, वो आपकी बंगला कहलाई, पश्चिम बंगाल। असमिया आपकी कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। असमिया कहाँ है? असम में बोली जाती है। और उड़िया जो है उड़ीसा में बोली जाती है। उड़िया क्या है? उड़ीसा में बोली जाती है आपकी उड़िया। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, असम है और उड़िया है। तो ये क्या है आपकी बिहारी हिंदी के अंदर। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? उड़िया, असमिया, बंगला का विकास कहाँ से हुआ? बिहारी हिंदी। इनका किससे संबंधित है? कौन सी उपभाषा से संबंधित है? बिहारी हिंदी क्या है? आपकी उपभाषा है। तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। उड़ीसा क्लियर? ये यहाँ पे बोली जाती है। इसके बाद जो प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा राजभाषा क्या है। तो राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा है आपकी राजभाषा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रशासन की भाषा, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन की भाषा राजभाषा है। सरकारी कार्यालय की भाषा, सरकारी कार्यालय की भाषा, सरकारी कार्यालय की भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा कौन सी है आपकी? हिंदी भाषा है आपकी राजभाषा। क्यों है हिंदी भाषा राजभाषा? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा संविधान के द्वारा दिया गया, या भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया। और महत्वपूर्ण क्या है? लिपि देवनागरिक निर्धारित की गई, लिपि देवनागरिक लिपि निर्धारित की गई। मानक रूप जो माना गया, मानक रूप वो माना गया खड़ी बोली को। मानक रूप मतलब आदर्श रूप, ठीक है। खड़ी बोली, खड़ी बोली कौन सी? जो मेरठ के आसपास बोली जाती है। तो ये सब राजभाषाओं से संबंधित आपके प्रश्न हैं। स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है किसी भी तरह, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो जी, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोट्स की कैटेगरी में जाओगे आप। जब हिंदी की लाइव आप क्लास देखते हो तो ऐसे उसके पास एक नोट्स की कैटेगरी है। नोट्स की कैटेगरी में आपको बहुत सारी पीडीएफ नजर आएगी और उन पीडीएफ में आपको क्लास नोट्स, हेड राइटिंग नोट्स हैं, और उन हेड राइटिंग नोट्स की मदद से और साथ के साथ यहाँ अपनी समझ के आधार पे
आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि बख्तम से लिखतम बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चीजों को आप जितनी बार लिख लोगे उतने ही लंबे समय तक वे आपकी चीज आपकी मेमोरी में सेव रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप किताबों में पढ़ते हो, अलग अलग स्थान पे उनके अलग अलग आंसर दिए गए हैं। तो उन्हीं किताबों के पहले ही पेज पे लिखा होता है किसी त्रुटि प्रकाशक विक्रेता, किसी भी त्रुटि गलती के लिए प्रकाशक विक्रेता लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए जो चीज यहाँ पे लिखी गई, जो क्लास नोट्स में लिखी गई, उसी के आधार पे अपनी भी तमाम चीजों को आप लॉजिकली सीक्वेंस में रखोगे। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे मातृभाषा की। राजभाषा के बारे में पढ़ा आपने। मातृभाषा क्या है? बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा। तो यहाँ क्या है? बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या है? मातृभाषा है बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा। दूसरा क्या है? बच्चे के परिवार की भाषा। बच्चे के परिवार, पड़ोस, बच्चे के परिवार, पड़ोस, परिवार, पड़ोस, समाज की भाषा उसकी मातृभाषा होती है। जरूरी नहीं है सबकी मातृभाषा हिंदी हो। महाराष्ट्र में जो रहता है उसकी मातृभाषा मराठी है, गुजरात वालों की गुजराती है। ठीक है, तो हमारी हिंदी है। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चे के माता पिता की भाषा। बच्चे के माता पिता की भाषा। बच्चे के माता पिता की बच्चे के माता पिता की भाषा क्या है? मातृभाषा है। बच्चे के माता पिता की भाषा क्या कहलाई? मातृभाषा। अब ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी है जो हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, लेकिन कोई बंगाल, पश्चिम बंगाल में है तो उसकी बंगाली होगी, असम में है तो असमिया होगी, उड़ीसा है तो उड़िया होगी। सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो अलग अलग राज्य में जो भी भाषा का वर्चस्व है वो उस बच्चे की मातृभाषा होगी। अब नीरज कह रहा है सर ये तो हमें पता है, जब स्टेटमेंट देगा ना तो तब आपको फिर पता नहीं रहेगा। समस्या यही है, जो पता रहता है आपको पेपर में, मान के चलो 100 क्वेश्चन है, उस पता रहते होते हुए भी इन 100 क्वेश्चनों में से ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन आप हर पेपर में गलत करके आते हो जिनके बारे में आपको पता था। लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तब आपको कुछ और पता चलता है कि जो करके आए वो तो है ही नहीं। फिर कुछ रास्ते में सही कर लेते हो, घर आते आते सारा पता चल जाता है, लेकिन फिर भी पेपर में गलत करके आते हैं। उसका रीजन यही है, ओवर कॉन्फिडेंस। जो चीज एक बार पढ़ ली तो उससे ये एहसास हो जाता है अरे इसको तो हम कर लेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें हर 100 में से आप 12 से 15 क्वेश्चन जो आए हुए थे, जो पढ़े हुए थे, जिनको आप सही कर सकते थे, लेकिन फिर भी 12 से 15% आप गलत करके आते हो। उसका नतीजा यही तो है। अब वो कहेगा बच्चे के पड़ोस की भाषा क्या क्या लाएगी? राजभाषा, मानक भाषा, आदर्श भाषा, ठीक है, उपभाषा, विभाषा या मातृभाषा। आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि अब तो आपको पता है मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा की वो देगा ही नहीं, है कुछ और दे देगा। यहाँ वो देगा उस प्राथमिक शिक्षा की भाषा बताओ क्या है। अब आपको पता ही नहीं है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय NEP, ठीक है, तो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके अंदर ये तय कर दिया पूरे देश के अंदर कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों एजुकेशन बच्चे की मातृभाषा में होगी। और वो मातृभाषा केवल हिंदी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलग अलग राज्य में अलग अलग है। आगे इसके बाद आता है त्रिभाषा। कहां से प्रश्न पूछा जाता है? त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा। अब इस त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत क्या है? इस त्रिभाषा सूत्र के अंदर एक तो होती है हमारी प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, ठीक है।
इस प्रांतीय भाषा को हम मातृभाषा भी कहते हैं। दूसरी प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय भाषा होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। और एक होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब मान के चलो किसी की प्रांतीय भाषा उर्दू है, उर्दू का प्रयोग हो रहा है उसकी मातृभाषा के रूप में, या संस्कृत का प्रयोग हो रहा है, या पंजाबी का प्रयोग हो रहा है, और भी कोई भी हो सकती है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु भी हो सकती है। लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में वो हिंदी को पढ़ रहा है, सीख रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में वो अंग्रेजी को पढ़ और सीख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ जो ये अंग्रेजी है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। त्रिभाषा सूत्र के अंदर 3 भाषाएं आती है। एक प्रांतीय है, उसके प्रांत में फैली हुई, ठीक है। प्रांत का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे राज्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूर्वी हिस्सा अगर ले ले, उत्तर प्रदेश का बिहार को मिला ले, वो प्रांत बन गया एक, क्योंकि सेम कल्चर, सेम भाषा, सेम खान पान, तीज त्योहार, ठीक है। अब मान लो जहाँ छठ पूजा मनाई जाती है तो छठ पूजा वाला सारा का सारा क्षेत्र प्रांत में आएगा, और उसमें यूपी में भी है, तो उसके अंदर दिल्ली भी है कुछ हिस्सा, और ये भी वो सब प्रांत कहलाएगा। तो यानी कि विभाषा जो होती है ना, वो अपने आप में उपभाषा का विकसित रूप होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मातृभाषा भी हो सकती है किसी की, ठीक है। पंजाबी है, पंजाब में जो रह रहे हैं उनकी मातृभाषा पंजाबी है। हिंदी को वो राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं, और अंग्रेजी को वो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में। तो ये क्या थे? आपके त्रिभाषा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने आज त्रिभाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में पढ़ा, और इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा जो अपने आप में एक पहला टॉपिक है किसी भी हिंदी के सिलेबस का, उसके सारे के सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा है, तो आप प्यारे दोस्तों अब मेरे से इससे संबंधित जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जी, आज मेरा बर्थडे है, जरूर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी सूरज, ठीक है। इतने अच्छे मौसम में पैदा हुए, ठीक है। न गर्मी है न सर्दी है, बरसात का मौसम है, लेकिन बरसात नहीं है, ठीक है। तो ये जो मौसम है ये सुहाना मौसम है। अब आज के दिन इतने अच्छे मौसम में कोई धरती पे आया हो, जिसका अवतार हुआ हो इस भारत भूमि पर, तो वो अपने आप में लकी है, क्योंकि आपसे पहले जो पैदा हुए थे उनके यहाँ लक में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेके जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 है, तो उनको भारत में यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं था, केवल झुनझुना था, ठीक है। इससे पहले जो पैदा हुए वो तो नरक में ही पैदा हो गए, भारत की जगह वो पाकिस्तान में पैदा हो जाते, या कहीं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के देशों में होते तो ज्यादा खुशी मिलती। लेकिन आप लोगों का जो समय है ये 1900, आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, 90 से लेके जो 2000 के बीच में पैदा भारत में हुए, भारत की भूमि उनके लिए स्वर्ग है। लेकिन आपका रोना बंद ही नहीं होता है। आप उनसे पूछो ना जो 1980 से 85 के बीच के डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, ठीक। ये तो अच्छा है, आपका जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आप कम से कम 100 साल की आयु प्राप्त करें। लेकिन आप उनके बारे में भी सोचिए जो 80 से, ठीक है, 85 के बीच में पैदा हुए। वैकेंसी आती थी मुश्किल से 200, 300, 400, उसी की बंदरबाट हो जाती थी। कुछ डिपार्टमेंट के अधिकारी, कुछ मंत्री संतरी लिस्ट लगा के अपना काम कर जाते थे, ठीक है। लेकिन अब सिलेक्शन फेयर हो रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत धांधली होती है तो पेपर दोबारा होते हैं, और इसके बावजूद भी अगर हम भर्ती ना हो पाए और ये रोना रोते रहे कि हमें मौका नहीं मिला, इन्हें तो मौका ही नहीं मिला, इनकी तो एज निकल गई। 4-5 साल में एक भर्ती नहीं आई तो एक भर्ती आई, उसमें करप्शन, और करप्शन का भी पता नहीं चलता था। वो तो बाद में पता चला जब आदमी खुद कहता था कि मैंने तो अपने मौसा जी को बोला था, ठीक है, मैंने तो अपने फूफा को इतने पैसे भिजवाए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोग लकी हो। भारत में तमाम चीजें हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते तो भी मौके हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर सब सोना पड़ा हुआ था। तो आप तो लकी हो, आप मेहनत करो, आपको मौके मिल रहे हैं 1 साल में 4-4 भर्ती होने के, 1 साल में 4-4। लेकिन आप जो असुविधाओं का, आप संसाधनों का, माँ बाप की गरीबी का जो रोना आप रोते हो, वो केवल और केवल आपकी नौटंकी है। जो कोई भी आसान से आसान काम कर सकता है
वो काम ये भी कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ सरकारों को कोस रहे हो, आप यहाँ भारत को कोस रहे हो, अगर आप यहाँ माँ बाप को कोस रहे हो, अपने टीचरों को कोस रहे हो, तो इसका मतलब धरती पे सबसे ज्यादा निकम्मापन आपके अंदर बैठा हुआ है। धरती पे सबसे ज्यादा निकम्मापन आपके अंदर है, क्योंकि आप उनसे देखो ना जो आपसे सीनियर, उनको कितने मौके मिले। इससे पहले का देखो, जो इससे पहले जन्म है, पूछो अपने पापा से, ठीक है, आपको कितने मौके मिले सरकारी नौकरी लेने के। मैं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं आई, फार्म ही नहीं आए, एज निकल गई। आपको तो एज निकल जाती है तो मौका मिल रहा है, 1 साल की छूट, 2 साल की छूट दे दो जी इनको। पहले भी तमाम फ्लैग आए, महामारी आई, युद्ध हुए, कहां मौके दिए थे सरकार ने? था ही नहीं कुछ। इसीलिए रोना रोना बंद करो, मेहनत करो, ठीक है, और मेहनत भी निरंतर करो। तो अब कौन सा टॉपिक पढ़े जी? ये अब टॉपिक करें कौन सा? तत्सम तद्भव स्टार्ट करें। चलो, कि अगर आप लोग सारे एग्री हो तो तत्सम तद्भव शुरू कर देते हैं, शब्द के भेद दोबारा से। ठीक है, शब्द के भेद देखते हैं। अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हो, मेरे पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप तो मैं ये शुरू करूंगा, तो इसमें फिर मैं, चलो ग्रुप नंबर 1 ही दे देता हूं इसको नाम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव, ठीक है। इसके बाद देशी विदेशी संकर शब्द, ठीक है, देशी विदेशी संकर शब्द, ठीक है। दूसरा ग्रुप भी लिख देता हूं, क्योंकि आपका चाव अलग अलग है। मैं चाह रहा हूं बच्चों का, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा काम होना चाहिए। दूसरा ग्रुप क्या है यहां से? दूसरा ग्रुप है समास, दूसरा ग्रुप है कारक, इसके बाद है विराम चिन्ह। क्या है? विराम, विराम चिन्ह। और यहां फिर क्या है? लिंग और वचन। इनमें से जो भी आप कहोगे वो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। ग्रुप आपको बोलना है ग्रुप नंबर 1 या 2। इसको आप ए भी कह सकते हो, इसको आप बी भी कह सकते हो, बात एक ही है। इसके अंदर और जो टॉपिक करेंगे यहाँ, वो टॉपिक करेंगे रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, युग, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, और इसके अंदर फिर यहाँ करेंगे शब्दावली। शब्दावली में आते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक अर्थी और अनेक अर्थी। ये 2 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 2, वेरी गुड, क्या बात है। चलो जी, 2 वाले ज्यादा हैं। एक ग्रुप तो ये है जिसके अंदर अगर यहां से शुरू करेंगे तो फिर यहां ले जाके छोड़ेंगे आपको। एक ग्रुप ये है, यहां से शुरू करेंगे तो फिर वचन पे ले जाके। ये आपस में डिपेंड है एक दूसरे पे, ये आपस में डिपेंड है एक दूसरे पे, ये आपको ध्यान रखना। चलो जी, ग्रुप नंबर 2 शुरू करते हैं। ज्यादातर बच्चों की डिमांड है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो डिफिकल्ट हो। ठीक है, उसके बाद में फिर ये ले आएंगे। ठीक, आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, चलो समास ले लेते हैं। अच्छा टॉपिक है समास, जो है अच्छा टॉपिक है। ये लो जी, पहला प्रश्न बना शब्द संरचना। शब्द संरचना, शब्द संरचना में क्या आ गया? सम और आस। दूसरा प्रश्न बना शाब्दिक अर्थ। क्या बना? शाब्दिक। सारे आ जाएंगे, आप 15-20 दिन दे दो। कुछ बच्चों को खाज रहती है, ठीक है, शरीर वाले नहीं है, वो तो खुजा लेते हैं। यहाँ खुजली हो रही है, खुजा लेंगे, यहाँ हो रही है, यहाँ खुजा ले। ब्रेन में होती है कुछ को खाज, ठीक है। तो इसीलिए सर जी मैं तो वर्णमाला पढ़ूंगा पहला टॉपिक। ठीक, अरे जब छंद पढ़ाएंगे तो उससे पहले वर्णमाला पढ़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं है। संधि पढ़ाएंगे तो उससे पहले वर्णमाला पढ़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ग्रुप में पढ़ोगे, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो जिंदगी में एक बार ही हिंदी पढ़नी है, फिर आने वाली 7 पीढ़ी हिंदी से फ्री हो जाएगी आपकी। ठीक, तो कुछ बच्चे पहले से ही माइंड सेट करने के आते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोगों की शादी होगी, आप में से कईयों की हो चुकी होगी, तो जैसे आप सपने देखते थे ऐसा आपको जीवन साथी मिल गया क्या?
ठीक है, आपके तरह तरह का भांति भांति का खाना पसंद करते हैं, जेब में पैसे है नहीं तो उस खाने को खा लेते हो क्या आप सोचने के बाद? तो बहुत सारी चॉइस आपकी है, हम तो चॉइस दे के आपको पढ़ा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी खाज रहती है बहुतों को। तो यहाँ पढ़ने का जो तरीका था वो ये था, अगर हम समास पढ़ रहे हैं तो कारक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कारक और समास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इधर तत्सम तद्भव देशी विदेशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तत्सम तद्भव हम इसलिए आपको ऑप्शन दिए क्योंकि हमने बोली और बोली पढ़ा लिया, क्योंकि वो तत्सम तद्भव तभी समझ में आएगा जब बोली और बोली हमने पढ़ लिया हो। ठीक, चलो अब इस पे चर्चा करते हैं। शब्द संरचना क्या है? सम और आस है। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, इसको समास को बोलते हैं। इसके बाद में यहां से प्रश्न बनेगा आपका परिभाषा, डेफिनेशन। क्या परिभाषा है जी समास की? एक शब्दांश होगा, एक शब्दांश और एक शब्द मिलके, एक शब्दांश और एक शब्द मिलके यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द के साथ कोई दूसरा एक और शब्द आ जाएगा तो भी वो सामासिक शब्द बनाएगा। इसके बाद तीसरा जो है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक पद के साथ में दूसरा एक पद और आ जाएगा तो भी वो समास का निर्माण कर देगा। और इसके बाद में दो से अधिक पद, दो से अधिक पद जो है, दो से अधिक पदों का, दो से अधिक पदों का जो योग है वो भी समास कहलाएगा। दो से अधिक पदों का योग क्या कहलाएगा? वो भी समास कहलाएगा। तो यहाँ एक शब्दांश के साथ एक शब्द आएगा। तो यहाँ ये हो गया जैसे प्रति और दिन, यहाँ आ और जन। क्लियर? जैसे यहाँ एक शब्द के साथ दूसरा शब्द, माता पिता, दिन और दिन। ऐसे एक पद के साथ दूसरा पद, चिड़ियाघर और विद्यालय। ठीक है, दो से अधिक पद, तन मन धन, रोटी, रोटी कपड़ा और मकान। ये सारे के सारे दोस्तों सामासिक पद हैं। ये सारे क्या हैं? सामासिक पद है, इनमें समास है। जिनमें समास होता है वो सामासिक पद कहलाते हैं। तो समास की एक परिभाषा नहीं है जो किताबों में दी है, दो शब्दों का योग समास है, दो पदों का योग समास है। अरे एक शब्दांश भी तो आ सकता है, इसमें तो यहाँ नहीं है दो शब्द, ये तो शब्दांश है, ये भी शब्दांश है, उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ तो नहीं है दो शब्द, यहाँ तो तीन है, तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान। तो किताबों में आधी अधूरी जानकारी है। और किताबों में कोई हिंदी की किताब ऐसी नहीं जिसमें 350 गलतियां ना हो। मिनिमम गलती किसी भी हिंदी की किताब में 350 होती है। 150 के आसपास तो क्वेश्चनों के आंसर गलत होते हैं और करीब 200 के आसपास वर्तनी से संबंधित, सेंटेंस के भाव से संबंधित, गलत शब्द से संबंधित गलतियां होती है। और उन्हीं किताब के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसमें समास में सम क्या है? उपसर्ग है। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। क्यों है इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप? यहाँ पे एक हमने प्रयोग किया बिना धन वाला। अब इस बिना धन वाले को मैं यहाँ एक शब्द में संक्षिप्त कर सकता हूं और उसके लिए मैंने शब्द प्रयोग कर लिया निर्धन। तो बिना धन वाला 3 शब्द थे, इन 3 शब्दों का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप हो गया निर्धन। तो ये जो बिना धन वाला था ये तो समास विग्रह कहलाया और ये कहलाया सामासिक पद। और इसमें जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहले एक शब्दांश होता है, बाद में वो शब्द होता है। तो ये अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन, आजन्म, निर्धन। तो अव्ययी भाव समास के अंदर तो 2 शब्द नहीं होते, अव्ययी भाव समास के अंदर 2 पद भी नहीं है, वहां तो एक शब्दांश और एक शब्द है। और ये सबको पता है अव्ययी भाव समास समास का एक भेद है। तो इसीलिए परिभाषाएं 4 हैं, क्योंकि आपसे जब ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से समास की सही परिभाषा है और आपको ऑप्शन देगा,
यहाँ पे उपसर्ग और शब्द, समास की सही परिभाषा आपसे पूछ रहा है। निपात और शब्द, फिर आपसे पूछ रहा है अव्यय और शब्द, और फिर पूछ रहा है कोई नहीं, फिर पूछ रहा है, चलो यही ले लो। अब आपसे ये पूछ लिया कि इनमें से समास की सही परिभाषा बताइए कौन सी। समास की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिए, आप ABCD इनको मान सकते हो। सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर दे। सबको आंसर करना है, बताइए। राइट आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों के तीनों सही है, तीनों सही है समास की दृष्टि से। उपसर्ग के साथ शब्द, निपात के साथ शब्द, अव्यय के साथ शब्द आके अव्ययी भाव समास बनाता है। लेकिन आपने तो रट्टा कुछ और मारा है। आपने रट्टा मारा है केवल इन 2 का, शब्द के साथ शब्द आए, पद के साथ पद आ जाए, ये कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है, उपसर्ग क्या है, शब्दांश है, शब्दांश के साथ शब्द आएगा तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे आगे। इसके बाद यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे समास के भेद से। समास के पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं, यहाँ जो सब प्रश्न की क्वेश्चंस की वैरायटी है, एक तो आपसे पूछा जाता है ये वाला सामासिक पद, एक पूछेगा समास विग्रह, ठीक है, और एक पूछेगा समास का नाम। ये 3 तरह के प्रश्न ज्यादातर मैक्सिमम 99% पूछे जाते हैं। अब सामासिक पद जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया प्यारे दोस्तों, यहाँ अनुचित, और आपसे पूछ रहे हैं इसका समास विग्रह कीजिए। तो आप क्या करोगे, जो उचित ना हो, ठीक है, समास का नाम क्या करोगे, यहां अव्ययी भाव समास, और जब ये ऑप्शन में नहीं है तो नए तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और नए तत्पुरुष, ये वाला लिखा जाएगा, नए तत्पुरुष। जब तक ऑप्शन में नए तत्पुरुष है, राइट आंसर नए तत्पुरुष रहेगा, और जब ये नहीं है तो फिर ये अव्ययी भाव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अनुचित के अंदर ये अन है और ये क्या है, उचित। वो जमाना तो चला गया, वो तो आपके पापा के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि दशानंद में समास बताओ कौन सा है, वो चला गया। दशानंद में समास कौन सा है, पंचवटी में समास बताओ, ठीक है, पीताम्बर में समास बताओ, वो चला गया, वो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे नई चीज पूछेगा, नई क्वेश्चन पूछेगा, उससे पता चलेगा कि इसको सारी चीज जानकारी है कि नहीं है। तो ये तो सामासिक पद है, क्योंकि अनुचित सामासिक पद इसलिए इसमें समास है। कौन सा समास है, नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव। अगर वो दोनों ऑप्शन में देता है तो राइट आंसर ए और बी दोनों देगा। जो उचित ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुचित। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो उचित न हो उसके लिए एक शब्द बताओ, अनुचित है। तो शब्दावली कैसे करोगे, जब समास पढ़ लोगे, जब संधि कर लोगे, उपसर्ग प्रत्यय कर लोगे, वर्तनी पढ़ लोगे, तो अपने आप वाक्य शब्दावली हो जाएगी, विलोम सद पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी। इसीलिए आपको ये कराए गए, क्योंकि यहाँ जो ये ग्रुप है ना हमारा शब्दावली, इस शब्दावली के लिए हमें संधि, उपसर्ग प्रत्यय और वर्तनी और समास, इनका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि शब्दावली के अंदर शब्द होंगे और समास क्या है, बार बार शब्दों का योग। क्लियर, तो इससे और ज्यादा आपकी आसानी रहेगी उन सब चीजों को समझने की। ठीक है जी, चलो जी, कहाँ आ गए हम, यहाँ पे इस पे आ गए। ये 3 तरह के प्रश्न बने।
इसके बाद फिर नई क्वेश्चंस की वैरायटी आपकी है समास के भेद। क्या है? समास के भेद। तो समास के भेद कितने हैं? समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। इनमें से एक भेद है समास का अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। इसके बाद चौथा भेद है द्वंद्व समास कर्मधारय समास। इसके बाद द्विगु समास। और 5वां भेद है तत्पुरुष समास। क्या है जी? तत्पुरुष समास। और 6ठा भेद है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो ये आपको ध्यान रखना। अव्ययी भाव समास क्या है? जहां पहला पद प्रधान हो। पहला पद, इसी को बोलेंगे पूर्व पद, इसी को बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद प्रधान समास। इसमें क्या होता है जी? दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान समास। दोनों कौन से? पूर्व पद व उत्तर पद। इसमें क्या होता है? दूसरा, द्वितीय या उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान समास। इसके बाद द्विगु, पहला संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। दूसरे पद की प्रधानता। दूसरे पद की प्रधानता। तत्पुरुष समास, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? दूसरा पद, द्वितीय पद, दूसरा पद द्वितीय पद। इसी को बोलेंगे बाद वाला पद। बाद वाला पद उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद, तीसरा पद प्रधान समास बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जी, एक बार मैं आपके कमेंट को देख लेता हूं। चलो जी, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अपभ्रंश भाषा के शब्द है जो आप पढ़ चुके हो। ये अव्ययी है, द्वंद्व है, कर्मधारी है, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, सारे अपभ्रंश भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो समास के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारी, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो और हिंदी में समास के भेद 6 हैं, लेकिन कई बार ऑप्शंस में 4 ही होता है, 6 होता ही नहीं। उस कंडीशन में द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष के अंदर माना जाता है
उसका रीजन ये है कि इनमें कॉमन चीज है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है। तो जब इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, तो इस वजह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा तो राइट आंसर आपका समास के भेदों की संख्या 4 हो। जब तक ऑप्शन में 6 और 4 दोनों है, राइट आंसर मैक्सिमम डिजिट 6 ही लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा तब राइट आंसर 4। अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिसको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है, जैसे बिरजेश हैं, 3 और 5 में सेम है सर जी, ठीक है। तो जब चीज अब बता रहे हैं तब तो सुनेंगे नहीं, टीचर के बताने से पहले अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आड़े ले आओगे, तो फिर आप विद्वान लेखक साहित्यकार की कैटेगरी में खड़े हो जाओगे। कम से कम इस समास वाले टॉपिक में 50% नई चीज सीखोगे जो लाइफ में पहली बार ही आपके सामने आएगी। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिया करो सर जी। अब ये जो है भाई, आपको मैंने संज्ञा सर्वनाम की जो क्लास है, कुछ बच्चों को मैंने लाइव दी है, कुछ बच्चों को मैंने रिकॉर्डिंग दी है। तो अगर आप जो इंट्रो क्लास है, जो डेमो क्लास है, क्योंकि हर बैच में एक दो क्लास में डेमो के रूप में देता हूं, तो जो ये यूपीएसआई वाले बच्चे हैं इनको डेमो के रूप में संज्ञा और सर्वनाम वाली क्लास मैंने दी है। वो टॉपिक को मैं दोबारा फिर कराऊंगा, क्योंकि जिनको पढ़ाया उनको भी दिक्कत है। कई टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते ही है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। जैसे अलंकार वाला है टॉपिक है, वर्ती पक्ष वाला टॉपिक है, वाच्य वाला टॉपिक है, अकर्मक सकर्मक क्रिया वाला टॉपिक है। तो मैं किसी भी बैच में उनको एक बार नहीं पढ़ाता, बल्कि कम से कम 2 बार पढ़ाता हूँ, या फिर पढ़ाने के बाद में फिर क्वेश्चन लेके आता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से वे सारे लॉजिक कंप्लीट करता हूँ। तो इसीलिए आप केवल और केवल जो चीज चल रही है उस पे फोकस करो। अगर मैं ये तो कहूं कि संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं ये कहूं कि कल हिंदी का कोर्स पूरा हो जाएगा, तब तो ये आपके सारे क्वेश्चन जायज हैं। जब हमने चीज की ही शुरुआत है और हम 2 महीने आपके बीच में रहेंगे और कम से कम 60 क्लासें कम से कम आपके बैच में होगी, 60 क्लासें। अब अंदाजा लगाओ कि 60 क्लास में मैं पढ़ाऊंगा क्या। समस्या यही है, जो चीज चल रही है उसमें ध्यान नहीं है, जो चीज है नहीं उस पर ध्यान है। अरे जब आपकी उम्र होगी तो शादी भी होगी, तो शादी के बारे में अभी क्यों सोच रहे हो, ठीक है। शादी होगी कि नहीं होगी उसका पता नहीं, और बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों को पालेंगे, विदेश में भेजेंगे बच्चों को, तो तमाम तरह की ऐसी ऐसी सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको जीवन भर लाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम रहेगी, लाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम रहेगी। चाहे आप कितने भी पीएचडी की डिग्री ले लो, इसके साथ एमफिल कर लो या एमएड कर लो, उसका एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं, उसका वास्ता है मनोविकार रोग से। तो जो ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, समाज चल रहा है, संज्ञा सर्वनाम याद आ गए हो, तो आपको ये ध्यान रखना ये मनोविकार है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो 21-23 साल के बीच के जो है वो एक नहीं बल्कि कई कई एग्जामों में क्वालिफाई कर जाते हैं, और एक होते हैं 30-40 साल हो जाते हैं, 10-12 एग्जाम दे चुके होते हैं, परफॉर्मेंस वही है। अब वो अपने तरीके बदलना ही नहीं चाहता, दूसरे से सीखना चाहता ही नहीं है, इसीलिए उसकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो ऐसे मैं आज से थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गया, ठीक है। 12 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है, तो मैं तो तमाम उन महानुभावों से रोज मिलता हूँ, उनसे सामना मेरा रोज होता है, जो तमाम तरह की अवधारणाओं से ग्रसित होते हैं, रूढ़िवादी पूर्वाग्रह से। नहीं, वही होता है ना, मम्मी मैं तो पहले ABCD सीखूंगा, मम्मी कह रही बेटे ना आज मैथ पढ़ लो पहले, ना मम्मी मैं तो ABCD सीखूंगा। आप भी वही है, सर जी मैं तो पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा मैं तो ये भी। इसका मतलब ये हुआ आप 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हो और नहीं यकीन आता तो आप मेरे से लिखवा सकते हो। मैक्सिमम कोई चमत्कार तो हो गया, कोई हो सकता है ब्रह्मा विष्णु में इसमें से आके कोई आपके अंदर बैठ जाए देवता, तब तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक सामान्य आदमी की हैसियत से अगर इस तरह की दिक्कतें आपको हैं तो आप अपनी तैयारी 2026 और 27 की कर रहे हो, 23-24 में उनको मौका दो जो प्रेजेंट माइंड रह के सीक्वेंस में चीजों को क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समास के भेद आपके 6 भी है, 4 भी है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है
कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो ये तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 2। एक भेद होता है आपका समानाधिकरण। क्या होता है एक भेद आपका? समानाधिकरण। दूसरा भेद क्या होता है आपका? व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण मैं लिख ही लेता हूं पूरा ही। समानाधिकरण, तत्पुरुष समास, दूसरा व्याधिकरण, तत्पुरुष समास। व्याधिकरण, तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जहां समान आधार होते हैं, जहां समान आधार होते हैं। और व्याधिकरण तत्पुरुष जहां अलग अलग आधार होते हैं, जहां अलग अलग आधार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण। इसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। मैं परिभाषा और भेदों वाले प्रश्न आपको करा रहा हूं। इसके अंदर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो 2 प्रकार हैं, एक है कर्मधारीय तत्पुरुष, कर्मधारीय तत्पुरुष समास, और दूसरा है यहाँ पे द्विगु तत्पुरुष समास। क्या है? द्विगु तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत 6 भेद हैं, और उन 6 भेदों के अंदर एक है आपका यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान। चौथा है अपादान तत्पुरुष। 5वां है संबंध तत्पुरुष। क्या है? संबंध तत्पुरुष। 6ठा है अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे ये कर्मधारी है और द्विगु किसके अंदर चला गया? तत्पुरुष। जब कर्मधारी और द्विगु तत्पुरुष के अंदर चला गया, ये दोनों इसके अंदर आ गए, तो समास के भेदों की संख्या फिर 4 बच गई। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑप्शन क्या देता है। ऑप्शन में 6 नहीं है, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है। राइट आंसर आपका अगर 4 है तो 4 है, अगर 4 नहीं है तो फिर 6 है। बाकी और समास के कोई भेदों का चक्कर नहीं है। अब रीजन ये है, ये समानाधिकरण क्यों हुए? जहां समान आधार हो। जैसे तत्पुरुष समास का जो भेद है वो कर्मधारय द्विगु है। मैंने यहां एक शब्द ले लिया, कृष्ण सर्प, यानी कि सावला सांप या काला सांप। ये कर्मधारय का उदाहरण है, क्योंकि यहां सांप की, सर्प की प्रधानता है। ऐसे मैंने यहां पे दूसरा शब्द ले लिया, यहां पर
तिराया, तो तिराया मतलब तीन रास्ते वाला। तो इसमें इस बाद वाले शब्द रहा की प्रधानता है, इसमें भी बाद वाला शब्द प्रधान था, इसमें भी ये रहा बाद वाला शब्द रास्ता प्रधान था, और तत्पुरुष में मैंने ले लिया यहाँ राजपुत्र को, और इसमें भी ये पुत्र की प्रधानता है। तो तत्पुरुष का उदाहरण है राजपुत्र, बाद वाला शब्द प्रधान, कृष्ण सर्प बाद वाला शब्द प्रधान, तिराया बाद वाला शब्द प्रधान। तो जब तीनों में कॉमन चीज एक ही है तो फिर इनके समान आधार हो गए, और जब समान आधार हो गए तो तत्पुरुष के भेद बन गए द्विगु और कर्मधारय, और समास के भेदों की संख्या हो गई 4। इसके बाद व्याधिकरण मतलब होता है अलग अलग आधार। व्याधि कहते हैं बीमारी को, और बीमारी के 6 अलग अलग कारण आयुर्वेद मानता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, 6 4 दोनों हो तो 6 लेंगे, मैक्सिमम डिजिट लेते हैं। जब वो 6 है तो इसको मतलब 6 मान रहा है, ये तो आपके थोड़े से विवेक बुद्धि से आपको काम लेना चाहिए। जब 4 भी हो 6 भी हो, इसको मैं 3 बार बोल चुका हूं, ठीक है, इसीलिए न तो आप ध्यान से सुन रहे हो। तो यही समस्या है आप लोगों के सामने, मैं बार बार कह रहा हूं। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपकी साधना है, और साधना में एकाग्रता का होना, अवधान का होना, ध्यान का होना जरूरी है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार जब हमारा ध्यान नहीं होता तो रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है। वही आप पढ़ाई में करते हो, ठीक है, ध्यान कहीं और होता है। तो आपको बार बार 6 बार बताया गया, फिर भी दे धनाधन। तो योगेश जी 6 या 4 दोनों में से क्या होगा? तो मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि आपको 2023-24 में भर्ती कराऊं, और हिंदी के दम पे। लेकिन आप में से कुछ अपना IQ लेवल इस तरह से प्रकट कर रहे हैं जैसे अभी आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको आप 4 बार पढ़ जाओगे, इतना समय आपके पास नहीं है। मैथ को तो पिछले 4 साल से सीख ही रहे हैं, रीजनिंग को 2 साल हो गया सीखते, GS को 6 साल हो गया पढ़ते, लेकिन आज तक फ्री नहीं हो पाए। कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसा करो जिसको 1 या 2 बार पढ़ने से आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ। जिस दिन आप 1-2 सब्जेक्ट को अच्छा कर जाओगे, उसमें 100% अचीवमेंट हासिल कर लोगे, या 95% आप अचीवमेंट ले लोगे, तो समझ लो आप भर्ती होने के नजदीक हो, सरकारी नौकरी आपकी मुट्ठी में है। तो ये पढ़ेंगे हम कारक के आधार पर, ये सब कारक पे डिपेंड है। इसीलिए जो ग्रुप बताया गया कि समास और कारक एक साथ रखे गए, और उसके बाद विराम चिन्ह रखा गया। तो बिना कारक के हम इसको नहीं समझ सकते, तो इसको पढ़ने के लिए कारक पढ़ने पड़ेंगे। तो जो टॉपिक एक दूसरे में डिपेंड है उसी को लेके चलेंगे। तो क्योंकि प्रत्येक टॉपिक किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, और जब तक उसका सीक्वेंस नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। तो यहाँ व्याधि कहते हैं बीमारी को, आयुर्वेद में बीमारी के 6 कारण माने गए हैं, जिसके आधार पे इसके 6 भेद बन गए। ठीक है, समान आधार इसके यहाँ 2 है, कर्मधारय और द्विगु के। तो जब कर्मधारय द्विगु तो तत्पुरुष में गया, समास के भेद 4 बच गए। 4 6 दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर 6, और जब 6 नहीं है तो राइट आंसर 4। इसके बाद दूसरे जो पर्सन यहाँ बनेंगे आपके, वो बनेंगे कर्मधारय समास का अन्य नाम। कर्मधारय समास को उपमान उपमेय समास भी कहा जाता है, और विशेषण विशेष्य समास। एक तो इसको कहा जाता है विशेषण विशेष्य समास, इसी का नाम क्या है? विशेषण विशेष्य समास भी है। और दूसरा इसका एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका उपमान उपमान उपमेय समास। तो उपमान उपमेय समास किसका है? कर्मधारय। उपमान उपमेय समास है, कर्मधारय का है। विशेषण विशेष्य समास इसी का नाम है। इसके बाद एक है आपका बहुव्रीहि समास। तो जो बहुव्रीहि समास है, जहां पहला व दूसरा पद गौण हो, पहला व दूसरा पद गौण, गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, और दूसरा क्या है? तीसरा पद, तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उसको कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो फिर ये प्रश्न बनते हैं, क्लियर? किस समास के कितने नाम हैं, किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। इसके बाद फिर बनते हैं उपभेद वाले से ही तत्पुरुष समास के उपभेद।
तो तत्पुरुष के भेद तो आपने पढ़ लिए, दो होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद, उपभेद क्या कहते हैं? जो भेदों का भेद हो, जैसे आप अपने दादा दादी के क्या हो, उपभेद हो, ठीक है, और मम्मी पापा के भेद हो। तो तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं वो 4 होते हैं। इन 4 उपभेद में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा, सबसे डिफिकल्ट प्रश्न यही होता है आपका। इसमें से जो 4 उपभेद हैं, एक है आपका नए तत्पुरुष समास। कौन सा है? नए तत्पुरुष समास। एक तो आपका ये होता है, दूसरा होता है प्यारे दोस्तों आपका परादि तत्पुरुष। क्या होता है? परादि तत्पुरुष, या इसके बाद क्या है आपका गतिक। परादि तत्पुरुष या गतिक, परादि तत्पुरुष या गतिक तत्पुरुष समास हम इसको कहते हैं। इसके बाद एक होता है आपका उपपद तत्पुरुष। क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास। क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास। और एक होता है आपका यहाँ पे अल्लोक तत्पुरुष। क्या होगा? अल्लोक तत्पुरुष समास। क्या होता है? अल्लोक तत्पुरुष समास। ठीक है जी। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, नए तत्पुरुष है, ठीक है, परादि तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है और अल्लोक तत्पुरुष। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मैं कुछ भी कहता हूं झट गर्म हो जाते हैं, स्टील बन जाते हैं। स्टील का गुण है कि वो थोड़ी सी धूप लगते ही तुरंत गर्म हो जाती है। अगर आप इस तरह से हर्ट हो रहे हो तो आप नौकरी लेने के बाद भी नौकरी नहीं कर पाओगे। आपको भांति भांति की किस्म के आदमी मिलेंगे। एक टीचर की ये भी कोशिश रहती है कि उसका जो स्टूडेंट है वो मैच्योर हो। हम इसलिए नहीं कह रहे, देखो आपने हम पे भरोसा किया है, आपने पैसे भी खर्च किए हैं, माँ बाप की कमाई के, अपनी कमाई के, तो स्वाभाविक बात है हमारे लिए तो आप देवता हो। और कोई भी अपने देवता को अपर्सन अरेस्ट करना नहीं चाहेगा। लेकिन फाइनली हमारा और आपका जो मकसद है वो एक है, वो है सरकारी नौकरी लेना। वो नौकरी तभी आएगी जब आपके अंदर स्टूडेंट के गुण होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें अभी स्टूडेंट के गुण ही नहीं। दूसरा, आप सरस्वती की आराधना में हो, जो ये आप मेहनत कर रहे हो इसको हम साधना कहते हैं। और जिसकी साधना जितनी अच्छी सात्विक होगी वो वास्तव में उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन ले लेता है। अगर आप इसको सरस्वती की आराधना नहीं कहोगे या नहीं मानोगे, जब मन किया पढ़ लिया, जब मन किया दाएं बाएं की सोच ली, तो ये पढ़ाई कभी आपके काम आने भी नहीं। इस देश में कई लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़े तो बहुत है, उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूटों में भी एडमिशन लिया है, अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और कुछ कामयाब हुए, उनमें कुछ अंतर था, उनका अंतर बस यही था, एक आदमी सरस्वती की आराधना में था और एक आदमी बस यही पढ़ रहा था। एक आदमी पढ़ते समय साधना में था और एक आदमी केवल दिखावा कर रहा था पढ़ने का। यही अंतर एक सफल आदमी और एक असफल आदमी के बीच पढ़ाई के संदर्भ में होता है। तो यहाँ जो प्रश्न की वेराइटी, क्वेश्चंस की वेराइटी बनी वो है तत्पुरुष समास के उपभेद। तो कौन सा तत्पुरुष समास का उपभेद है, कौन सा तत्पुरुष समास का उपभेद नहीं है, ये प्रश्न बना। अब हम जो कल चर्चा करेंगे इनमें से एक एक की करेंगे और कल पढ़ेंगे हम पहला समास और डिटेल में लेंगे। आने वाले 3 लेक्चर कम से कम समास के होंगे। अव्ययी भाव समास, और आप इसमें से जो अब तक आपने समास के बारे में पहले से जानकारी हासिल की है उसका लगभग 50% चीजें आप नहीं सीखोगे, जो ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब पे आज का टॉपिक है वाच्य। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वाच्य कल करा दिया, काल आज